टुन्नी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति टुन्नू से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वो अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन टुन्नू हर बार मना कर देते थे। आज टुन्नी ने सुबह जल्दी उठकर टुन्नू के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले टुन्नू ने टुन्नी से बात की। टुन्नी, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे। वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। टुन्नू ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। टुन्नी अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। टुन्नी अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने टुन्नू को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। टुन्नी का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक तीनों ने रचना का स्वागत किया। दीदी कब से आपको फोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। दीदी, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गयी? आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चली जाती है। बुआ जी, आप कितने दिनों तक रहेंगी? चुप बदमाश, ये मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी। चल भाग यहाँ से। अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? तू चुप रह, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत कर। इधर टुन्नू ऑफिस पहुँचे तो उनके दोस्त अमर में पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? यार क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है, ये वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है, ये कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वो कई दिन रचना को फोन कर माफी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। ये जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वो किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। लेकिन वहाँ तो मौ रहती हैं। वो मौ तो वृद्धा आश्रम चली गई। क्या तूने मौ को वृद्धा आश्रम भेज दिया? हाँ, ये मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फोन करके वहीं
टूनी ने बिना देर किए कुक्कू और गुड़िया को आवाज दी। बच्चों, जल्दी से वो मिट्टी का छोटा घड़ा लेकर आओ जिसे हमने कल बारिश के पानी से भरा था। और हाँ, वो ताज़ा नीम की पत्तियां और पिसी हुई हल्दी भी ले आना। कुक्कू और गुड़िया भागकर सामान ले आए। टूनी ने बड़े धैर्य के साथ अपने नन्हे पैरों से उन पत्तियों को पीसकर एक लेप तैयार किया। उसने बहुत ही कोमलता से नीली के पंखों पर वो लेप लगाना शुरू किया। घबरा मत नीली, ये नीम तेरी जलन को सोख लेगा और ये हल्दी तेरे जख्मों को भर देगी। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये तो कुदरत की दवा है। दीदी, इसमें तो बहुत ठंडक है। मेरा शरीर जैसे फिर से जिंदा हो रहा है। पर दीदी, आप ये सब मुफ्त में क्यों कर रही हैं? आपके पास तो खुद खाने को दाना नहीं है। टूनी मुस्कुराई और बोली, नीली, मुसीबत में काम आना ही सबसे बड़ी कमाई है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पंखों में नहीं बल्कि एकता में होती है।